नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आनंदीबाई हरसे सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज जालौन की ऑनलाइन स्टडी एजुकेशन में मैं धर्मेंद्र कुमार सिंह राजा सर आज यहाँ पर जो विषय है वो मैं आपको पढ़ाऊँगा विज्ञान। ठीक है, विज्ञान में भी हम लोग पढ़ रहे हैं रसायन विज्ञान और ये हमारा तीसरा चैप्टर चल रहा है। इससे पहले अगर बात की जाए लेक्चर की तो ये मेरा 23वां लेक्चर। इससे पहले मैंने 22 लेक्चर और अपलोड किए हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आप बाद में जुड़े हैं या आपने बाद में पढ़ाई शुरू की है तो आप पहली वीडियो से लेके आप अभी तक की सारी वीडियो वहाँ पर अवेलेबल हैं, तो आप उनको पढ़ सकते हैं उनसे। ठीक है बच्चा, आगे चलते हैं बेटा। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या होगा कि समय से जो भी मैं वीडियो डाला करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा। ठीक है बच्चा, चलिए बात कर रहे थे जैसे कि हमारा तीसरा चैप्टर जो है वो चल रहा है धातु और अधातु। हालांकि जो 30% सिलेबस इस बार आपका लेस हुआ है बोर्ड परीक्षा में, उसमें आपको धातु अधातु इनके गुणों को हटा दिया गया है। तो लेकिन फिर भी मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में इसके बारे में थोड़ा थोड़ा समझा दिया था ताकि आपकी जो चीज़ें हैं वो बेहतर तरीके से मैं आपको आगे समझा सकूँ। अगर आपको बिल्कुल पता नहीं होगा धातु क्या होते हैं अधातु क्या होंगे तो शायद आगे चीज़ों में आपको दिक्कत हो सकती थी। ठीक है, इसलिए मैंने सिर्फ आपको समझा दिया था। हालांकि जो पॉइंट थे इंपॉर्टेंट वो आपको लिखने भी थे समय से। अभी जब आप आगे तैयारी करेंगे तो वहाँ पर आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है बच्चा, तो अभी हम लोग चलते हैं अपने लेक्चर की ओर। सबसे पहले हमको पढ़ना क्या है, विद्युत रासायनिक श्रेणी जो हमको पढ़नी है आपके सिलेबस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, यहाँ से भाई आपका क्वेश्चन बनता ही है। ठीक है, तो ये आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आप हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रोड तथा इलेक्ट्रोड विभव। आप क्या डालेंगे, इलेक्ट्रोड तथा इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, क्योंकि मैंने ऊपर जो डेफिनेशन है ना वो मैंने पहले इलेक्ट्रोड विभव की लिखी है। ठीक है, अब समझते हैं इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, उसके बाद बेटा विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो जब किसी धातु की लवण में है ना, यानी कि जब कोई धातु का लवण होता है ना, कोई भी लवण ले लिया लेकिन वो धातु का हो और उसमें हम लोग धातु की छड़ लटका दें। मान लो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ये कोई विलयन है। ठीक है ना, ये आपका ZnCl2 भरा है इसमें। ZnCl2 एक लवण होता है, इसका विलयन भाई हमने इसमें भर दिया और इसमें Zn की छड़ लटका दी। ठीक है भैया, तो ये जो छड़ है ना, ये जो धातु में डूबी रहती है लवण में, इसी को भाई साहब हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड। अब बोले सर क्या ये प्रकार होते हैं? बिल्कुल, ये दो प्रकार की हो सकती हैं। या तो इस पर प्लस होगा, अगर इस पर प्लस होगा बच्चा तो इसको हम लोग कहेंगे एनोड, और अगर बेटा इस पर माइनस होगा, क्या होगा, अगर इस पर माइनस होगा ना तो बेटा हम लोग इसको कहेंगे कैथोड। ठीक है, माइनस वाले को बेटा हम लोग कहते हैं कैथोड और जो प्लस वाली छड़ होती है उसको हम लोग कहते हैं एनोड। ठीक है, और ये जो पूरा समायोजन होता है ना इसी को हम लोग कहते हैं अर्धसेल। क्या कहते हैं हम लोग? अर्धसेल। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी तो बाद में पढ़ेंगे, पहले हमने क्या है हेडिंग आपको डालनी है इलेक्ट्रोड तथा इलेक्ट्रोड विभव। तो किसी धातु के लवण में डूबी हुई जो धातु की छड़ होती है ना बच्चा, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड, है ना। और ये जो पूरा उपकरण होता है यानी कि जो समायोजन है, पूरा जो प्रोसीजर है, उसको बेटा हम लोग कहते हैं अर्धसेल। क्या कहते हैं हम लोग? अर्धसेल। ठीक है, जब इसको इलेक्ट्रोड क्या करते हैं, जैसे हम लोग इलेक्ट्रोड को डालते हैं ना तो उसमें एक विभव उत्पन्न होता है। क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसके कारण एक विभव उत्पन्न होता है, उसी को बच्चा हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। क्या कहते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोड विभव। अब इलेक्ट्रोड विभव क्यों कहते हैं? क्योंकि वो धातु की छड़ डाली थी हमने विलयन में, तभी तो विभव में परिवर्तन हुआ। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। अब चूंकि ये इलेक्ट्रोड होते हैं तो इलेक्ट्रोड के कारण जो उत्पन्न विभव होता है बच्चा, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं बेटा विद्युत रासायनिक श्रेणी, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको बेटा टिक कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर विभिन्न इलेक्ट्रोडों, इलेक्ट्रोड समझ गए, जो धातु की छड़ लटकी होती है ना उसको बेटा हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो विभिन्न इलेक्ट्रोडों या उन पर होने वाली जो अर्ध अभिक्रियाएँ होती हैं ना, यदि उनको मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए, यदि उनको मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो जो श्रेणी बनती है ना, क्या बनती है? तो जो श्रेणी बनती है ना उसी को बच्चा हम लोग कहते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। क्या कहते हैं हम लोग? विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। ठीक है बच्चा, इस श्रेणी में सभी धातुएं जो होती हैं वो सक्रियता की घटते हुए क्रम में रखी गई हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है, देखो बेटा
सारणी हम चाहे बढ़ते हुए क्रम में रखें या घटते हुए क्रम में, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या लिखा, मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ता हुआ क्रम में रखी गई है और जो सक्रियता होती है उसकी घटते हुए क्रम में रखी गई है, ठीक है। तो ये बेटा आपको ध्यान देना है, डेफिनेशन आपको याद करनी है। विभिन्न इलेक्ट्रोडों या उन पर होने वाली अर्ध अभिक्रियाओं को मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं और इसमें धातुओं को उनकी सक्रियता के घटते हुए क्रम में रखा गया है। कहाँ रखा गया है, घटते हुए क्रम में। अब थोड़ा यहाँ पर गौर कीजिए बच्चा, ठीक है। मैं आपको जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। ये है देखो विद्युत रासायनिक श्रेणी। बोले सर क्या ये याद करनी है? देखो सारे तो आपको याद नहीं करने हैं, बस आप पहले समझ लीजिए। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो ऊपर स्थित धातु है ना वो बेटा ज़्यादा ताकतवर है, यानी कि उसकी क्रियाशीलता जो है वो ज़्यादा है, और नीचे वाला कैसा है आपका, कम है। यानी कि मानक विभव जो होता है ना, मानक अपचयन विभव, उसको घटता हुआ क्रम है और ऑक्सीकरण विभव का जो है बेटा वो बढ़ता हुआ क्रम है। तो ये बेटा आपको याद रखना है, यहाँ पर जरा गौर करें, ये है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो इसका जो मध्य है ना वो आपका है बेटा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पर क्या कर रहा है, बीज का काम कर रहा है, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है बच्चा ये आपका बीज का काम कर रहा है, समझ में आ रही बात। तो ये हाइड्रोजन हो गया आपका, ठीक है, क्योंकि ये जीरो आ रहा है ना, इसके नीचे वाली संख्या है प्लस में और इसके ऊपर वाली संख्या काय में है, माइनस में। तो ये समझ लीजिए कि जीरो जो है वो इनका बीच है, ठीक है बेटा। आगे देखो यहाँ पर आपको ये आप बना लेंगे किताबों में, किताब जो है कॉपी है ना उसमें आप लोग बना लेंगे, ठीक है। ये इसकी अर्धअभिक्रिया दी जा रही है। अर्धअभिक्रिया का मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है कि ग्रहण कर रहा है, ये होती हैं अर्धअभिक्रियाएं, ठीक है बच्चा। बस आपको बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाना है, बस आपको हमने समझाने के लिए यहाँ पर विद्युत रासायनिक श्रेणी बता दी। हालांकि इसको बना लेना आप लोग, ठीक है। आपकी बुक में बनी होगी शायद, वैसे बनी होगी आपकी बुक में, ठीक है। नहीं है तो मैंने यहाँ पर अवेलेबल करवा दी है, आप यहीं से इसको बना लेंगे, ठीक है बच्चा। अब आपको याद कितना करना है, तो आपको ये जो एलिमेंट मैंने यहाँ पर सारणी दी है ना, ये बेटा आपको याद करना है। क्या याद करना है, जैसे हाँ एक चीज़ और, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो ऊपर स्थित है ना वो ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। यहाँ पर जो ऊपर स्थित है ना, तो अगर सबसे ज़्यादा पावरफुल की बात की जाए तो Li है, उसके नीचे बेटा K का नंबर आता है, फिर Ba है, Ca++ है, Na है, Mg है। तो ऐसी आपकी क्रियाशीलता घटती जा रही है, यानी ऊपर वाले बड़े भैया हैं और नीचे वाले ये जो हैं वो छोटे भाई हैं, कम ताकतवर हैं, ठीक है। आपको ये याद रखना है, ठीक। आगे देखते हैं बच्चे। तो यहाँ पर अगर बात करें तो K, ये बेटा आपको क्रम याद रखना है, ठीक है। ये आपका हो गया K, ये आपका Na, यहाँ पर आपका है Ca, Mg, उसके बाद नंबर आता है Al, उसके बाद बेटा Zn, उसके बाद Fe, Pb, H हाइड्रोजन बीच का आपको पता ही है ना, Cu कॉपर, Hg मरकरी है, Ag आपका सिल्वर है, Au जो है आपका वो गोल्ड है, ठीक है। तो ये क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम है। घटता हुआ का मतलब ऊपर ज़्यादा क्रियाशील है और नीचे जो है बेटा वो कम क्रियाशील है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अभी आपको समझ में आ जाएगा आखिर ऐसा क्यों। अगला क्वेश्चन क्या है, विद्युत रासायनिक श्रेणी के उपयोग आपसे पूछे जाते हैं। तो पहला क्या हो गया, यहाँ पर इसके हमने आपको क्लियर किया, तो वो ध्यान रखें थोड़ा। विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से धातुओं की क्रियाशीलता की तुलना की जा सकती है। पहला पॉइंट आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ मैंने उसको एक्सप्लेन किया है, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर क्या है, पहला पॉइंट क्या है, आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से धातुओं की क्रियाशीलता की तुलना की जा सकती है, यानी कौन ज़्यादा क्रियाशील है और कौन कम, ये पता लगाया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अधातुओं की क्रियाशीलता जो है इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में घटती है ना। तो विद्युत रासायनिक श्रेणियों में उनकी सक्रियता जो है वो घटते हुए क्रम में। सीधी बात समझो कि ऊपर स्थित जो तत्व है ना वो ज़्यादा पावरफुल है और नीचे वाला जो है वो कम पावरफुल है, बस इतना समझ लीजिए आप, ठीक। इसी से आपके सारे क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, ठीक है। अगर हम बात करें कि किसी अधिक सक्रिय धातु को कम सक्रिय धातुओं के विलयन से डालकर है ना देने पर कम सक्रिय धातु जो है अलग हो जाती है। सीधी बात समझो। अच्छा मान लीजिए आप कुर्सी पर बैठे हुए हैं और आपसे अगर बड़ा कोई आता है तो आप क्या करेंगे, आप उसके सम्मान के लिए, क्योंकि वो बड़ा आपसे पद में हो, उम्र में हो, ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे, आप अलग हो जाएंगे और अपनी सीट दे देंगे उसको। ऐसे ही आपको करना है कि बस ज़्यादा पावरफुल आपको याद रखना है, ठीक है ना। बस आपको ये पहला पॉइंट याद करना है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से धातुओं की क्रियाशीलता की तुलना की जा सकती है, आपको इतना ही याद करना है, ठीक है बच्चा। आगे देखो, दूसरी अगर बात करें तो विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से विभिन्न धातुओं है ना
और अम्लों में से हाइड्रोजन विस्थापित कर पाने की जो क्षमता होती है ना, उसकी जानकारी होती है। यानी कि अम्लों से विस्थापित कौन कर देगा, अम्ल में कौन होता है, तो आपको पता ही है अम्ल में पाया जाता है H+ आयन, ठीक है। तो इससे जो ऊपर होंगे ना वो ज़्यादा पावरफुल होंगे, तो वो हाइड्रोजन को हटा देंगे और उसका स्थान ले लेंगे, क्योंकि वो बड़े हैं और हाइड्रोजन को हटा सकते हैं वो, ठीक है। तो बेटा ये आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर तो बस मैंने वो बताया कि ऊपर जो स्थित है वो हटा देगा और नीचे स्थित धातु जो है वो हाइड्रोजन को नहीं हटा पाएगी अम्लों से, ठीक है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, परेशान ना होना बिल्कुल भी, ठीक है। तीसरी अगर बात की जाए तो विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से विभिन्न ऑक्सीकारकों की ऑक्सीकारक क्षमताओं और अपचायकों की अपचायक क्षमताओं की गणना की जा सकती है या तुलना की जा सकती है। यानी हम उसकी ऑक्सीकारक क्षमता भी निकाल सकते हैं और उसकी अपचायक क्षमता भी निकाल सकते हैं। अगर चौथे की बात की जाए तो चौथा पॉइंट आपका है विद्युत रासायनिक श्रेणी से किसी गैल्वेनिक सेल के EMF की गणना की जा सकती है। EMF समझते हैं ना, ये आपका विद्युत वाहक बल कहते हैं इसको, ठीक है। इसकी गणना जो है बच्चा वो की जा सकती है। यहाँ पर जो है वो हमारा जो चार जो उपयोग है ना विद्युत रासायनिक श्रेणी के, पहला, ठीक है ना, उसके बाद बेटा आपका नंबर आता है ये दूसरा, ये आपका तीसरा और ये आपका चौथा। ये आपको लर्न करने हैं अच्छे से, ठीक है बेटा। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन की ओर, समझो क्वेश्चन क्या है मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा बहुत अच्छे से, बिल्कुल परेशान मत होना। अब आइए विद्युत रासायनिक श्रेणी में, ठीक है ना, क्या कारण है कि कॉपर सल्फेट, आप फॉर्मूला क्या होता है तो बस इतना ध्यान देना, CuSO4, ठीक है ना। CuSO4 क्या होता है बेटा, कॉपर सल्फेट होता है। इसके विलयन में डूबी हुई जो लोहे की छड़ है ना उस पर तांबा जमा क्यों हो जाता है, क्या जमा हो जाता है, तांबा। अब भाई समझ जाओ जरा गौर से, है ना। तांबा मतलब Cu, तांबा, ये जो Cu है ना इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, तांबा कहते हैं, ठीक है। अब भाई क्वेश्चन क्या है फिर समझे, कॉपर सल्फेट फॉर्मूला आपने लिख दिया तुरंत, लोहे की छड़ आपने लोहे का फॉर्मूला लिख दिया। अब बस अब यहाँ पर आप क्वेश्चन को भूल जाइए, फिर वो क्या कह रहे हैं कि तांबा जमा क्यों हो जाता है, तो आप आंसर बस आपको एक हम आपको बता रहे हैं, सारे आंसर आपको कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक। अब बस आपको ये देखना है अब इसमें धातु कौन है, एक तो Cu आपकी धातु हो गई, एक आपकी Fe धातु हो गई, ठीक है। अब आपको ये समझना है, ठीक है, अभी आप इसको भूल जाइए, ठीक है, कि कुछ लिखा भी है, आपको क्वेश्चन आया आपने तुरंत रिएक्शन लिखी, जो भी फॉर्मूला कहें वो कॉपर सल्फेट का हमने कॉपर सल्फेट लिख दिया, उन्होंने लोहा का हमने लोहा लिख दिया। अब आपको जाना है विद्युत रासायनिक श्रेणी में, आपको याद करना है, क्या याद करना है, देखो भाई साहब ये है Fe, ठीक है। अब आ जाओ कॉपर, कॉपर है नीचे, तो हमें ये बताओ कि ये वाला ज़्यादा पावरफुल है या ये वाला, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल ऊपर जो है वो बड़ा है और नीचे वाला जो है वो छोटा है। तो हमें ये बताओ जब Fe जो है वो उसको विस्थापित करेगा तो आप कहेंगे बिल्कुल करेगा, क्योंकि ये बड़ा है, ये ऊपर स्थित है श्रेणी में और ये नीचे है, तो बस आंसर हमारा निकल आया। आप क्या लिखेंगे आंसर, बस आपको बहुत अच्छे से क्या लिखना है, चूंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में Fe का स्थान Cu से ऊपर होने के कारण, क्या होने के कारण, विद्युत रासायनिक श्रेणी में Fe का स्थान Cu से ऊपर होने के कारण यह अधिक क्रियाशील धातु है। यह का मतलब Fe जो है वो अधिक क्रियाशील धातु है, इसलिए वह कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को देखो उसने हटा दिया। यहाँ पर उसने क्या किया, यहाँ पर जो है उसने कॉपर को हटा दिया, Fe ने क्या किया, कॉपर को हटा दिया और खुद SO4 से जुड़ गया, यहाँ पर आके जुड़ गया ना, SO4 से आके खुद जुड़ गया, कौन जुड़ गया, Fe, और Cu को उसने क्या कर दिया, अलग कर दिया। कर दिया क्यों कर पाया वो ऐसा, क्योंकि ये बेटा बड़ा था और ये Cu जो था वो छोटा। अब क्वेश्चन ये बनता है क्या सर छोटा वाला हटा सकता था, तो आप यहाँ पर लिखते अगर छोटा होता ये तो ये इसको ना हटा पाता, आप लिखते नो रिएक्शन। ठीक है बच्चा, समझ में आ गई ना आपको। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में Fe का स्थान Cu से ऊपर होने के कारण यह अधिक क्रियाशील धातु है, इसलिए कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को अलग कर देता है। बस ठीक है, आंसर आपका कंप्लीट हो गया। अब आप उसको क्वेश्चन से जोड़ दीजिए, क्या करना आपको, इसीलिए लोहे की विलयन में, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे के किलो पर जो तांबा होता है वो जमा हो जाता है। बस आंसर आपका कंप्लीट है। समझ में आ गया ना, आंसर आपका कंप्लीट हो गया। आपका आंसर यहाँ भी लिखा हुआ है, ठीक है, हमने आपको पूरा समझा ही दिया है, बस आपको यही लिख लेना है। ठीक है, अब जरा दूसरा क्वेश्चन और समझते हैं तो आपकी पूरी क्लियर हो जाएगी बात। ठीक है, क्या कह रहे हैं वो, कॉपर, कॉपर क्या होता है बेटा, Cu हमने फॉर्म, बस रिएक्शन पे ध्यान देना आपको और कुछ नहीं, सिर्फ आपको रिएक्शन पर ही ध्यान देना कि क्या मैं बता रहा हूँ। ठीक है, समझो जरा, कॉपर Cu है ना, वे क्या कह रहा है, क्षण AgNO3 में विलयन में डालने पर कुछ समय पश्चात जो विलयन का रंग होता है ना वो नीला हो जाता है। बस फिर से आप आ जाइए, AgNO3 कहाँ, हमने यहाँ पर लिख दिया
2AgNO3। अब बोले सर ट्यू क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर Cu जो है बेटा वो डबल प्लस होता है, डबल आयन बनाता है डबल प्लस का, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, अब आप लिखेंगे तुरंत विद्युत रासायनिक श्रेणी में पहुँचे हम लोग। तो आप लोग जब विद्युत रासायनिक श्रेणी में पहुँचेंगे ना, तो Cu होगा ऊपर और Ag होगा नीचे, यानी कि Cu कैसा हो गया, बड़ा हो गया। तो अब जरा अगर नहीं आ रहा समझ में तो यहाँ पर देखो, ये भाई साहब है Ag, ठीक है, और ये आपके हो गए Cu। तो Cu बेटा कैसे है, बड़ो है ना बड़ा है, और Ag जो है वो आपका कैसा है, छोटा है, ठीक है बच्चा। तो यहाँ पर ज़्यादा बड़ा कौन हुआ, Cu। तो आप क्या लिखेंगे, विद्युत रासायनिक श्रेणी में Fe का स्थान Ag से बड़ा होने के कारण, यानी कि ऊंचा होने के कारण यह अधिक क्रियाशील धातु है, यानी Cu जो है वो अधिक क्रियाशील धातु है, इसलिए सिल्वर यानी AgNO3 के विलयन से यह Ag को विस्थापित कर देता है और स्वयं उसके स्थान पर आ जाता है। क्या आ जाता है, स्वयं उसके स्थान पर आ जाता है, और इस अभिक्रिया में बनता है Cu डबल प्लस आयन। क्या बनता है, Cu डबल प्लस आयन, और इसी डबल प्लस आयन का रंग होता है नीला। इस कारण विलयन का रंग भी कैसा हो जाता है बच्चा, नीला हो जाता है। फिर सुने एक बार अगर नहीं आया हो समझ में, विद्युत रासायनिक श्रेणी में Cu का स्थान Ag से ऊपर होने के कारण यह अधिक क्रियाशील धातु है, इसलिए AgNO3 के विलयन से यह Ag को विस्थापित कर देती है ना। इस अभिक्रिया में क्या बनता है बच्चा, आप कहेंगे सर Cu डबल प्लस आयन बनता है, और इसी का रंग बच्चा कैसा होता है, नीला होता है, अतः विलयन भी कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया आपको। आगे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अब वो ये क्या कह रहे हैं, उनका कहना ये है कि लोहे पर निम्न में से धातुओं में किसकी परत चढ़ाई जा सकती है, मतलब इन तीनों में से लोहे पर किसकी परत यानी वार्निश को हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर जरा देखते हैं, है ना। विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो Mg है बच्चा, है ना, वो Fe, Cu और Ag, ठीक है ना। क्रम जो क्या है वो सबसे पहले क्या है, Mg आएगा, फिर उसके नीचे क्या है बेटा, Fe है, और उसके नीचे क्या है, फिर Cu है, और सबसे लास्ट में बेटा नंबर आता है Ag का। ठीक है ना। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो एक बार फिर से श्रेणी देखें, है ना। Mg कहाँ सबसे ऊपर हो गया, फिर Fe आया, फिर आपका क्या था, तो भूल भी गए शायद, Cu पूछा है उनने, है ना, और फिर आपका Ag हो गया। ठीक है, तो इसी क्रम में तो था ये, हाँ Ag, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ऊंचा कौन है, Mg, तो Mg सबसे ज़्यादा क्रियाशील, ठीक है। Fe उससे कम क्रियाशील, Cu उससे कम क्रियाशील, और Ag जो है वो सबसे कम क्रियाशील है। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी समझ में आ गई आपको। अब उनका कहना ये था कि किसकी परत जो है वो चढ़ाई जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर Fe जो है वो Mg की परत नहीं चढ़ाई जा सकती है ना। क्या कह रहा है, चढ़ाई जा सकती है, तो कौन कौन की चढ़ाई जाती है। अब देखो कौन ऊंचा है इससे, तो आप बात करेंगे Mg तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है ना। किससे ज़्यादा है, Fe से। Fe मतलब लोहे पे हमें परत चढ़ाना ना, तो जो उस पर नीचे स्थित है, क्या होंगे, जो उससे नीचे स्थित हैं उसकी परत बेटा चढ़ाई जा सकती है। ठीक है, और जो ऊपर स्थित है उसकी परत नहीं चढ़ाई जा सकती है, क्योंकि Mg जो है वो ऊपर स्थित है ना, और Cu और Ag जो है वो नीचे स्थित है, अतः Mg की परत नहीं चढ़ाई जा सकती है, जबकि Cu और Ag की जो परत है वो लोहे पर चढ़ाई जा सकती है। समझ में आ गया, मतलब ऊपर स्थित तत्व की नहीं चढ़ाई जा सकती है और नीचे स्थित तत्व की चढ़ाई जा सकती है। आपको इतना याद रखना है। ठीक है बच्चा, आंसर आपका लिखा हुआ है, समझा हमने दिया ही है आपको। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं हम लोग, अभिक्रिया संभव है अथवा नहीं। ठीक है, अब पहले हमें ये समझना है संभव है कि नहीं है। तो बस अभिक्रिया क्या है, Cu प्लस के H2SO4, यहाँ पर CuSO4 प्लस के H2, यानी कि जो कॉपर है ना वो सल्फ्यूरिक अम्ल से सल्फ्यूरिक मतलब इसको हटा रहा है हाइड्रोजन को। तो ये कब हटा पाएगा, जब ये इससे बड़ा होगा। अब लोग चलते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी में। विद्युत रासायनिक श्रेणी में अगर हम बात करें तो ये आपका हो गया बेटा H, और ये हो गया Cu। अब हमें ये बताओ कि क्या Cu H से बड़ा है, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं, ये तो छोटा है। जब ये छोटा है तो क्या यह H को हटा पाएगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं हटा पाएगा सर। तो बस आपको यही लिखना था, Cu यहाँ पर वो क्या कह रहा है, H को हटा रहा है, अभिक्रिया में हटा रहे, तो क्या यह अभिक्रिया सही है, तो आप कहेंगे बिल्कुल गलत है, क्योंकि Cu जो है वो नीचे है। किससे नीचे है, H यानी हाइड्रोजन से, अतः अभिक्रिया संभव नहीं है।
आंसर वही जो हम आपको सब में बता रहे हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी में Cu का स्थान H से कैसा नीचा होने के कारण यह कम क्रियाशील धातु है, इसलिए यह H2SO4 के विलयन से H2 को विस्थापित नहीं कर सकता। ठीक है, अतः अभिक्रिया संभव नहीं है। ठीक है बेटा, तो ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं बेटा, क्वेश्चन क्या है। सोडियम यानी कि Na, सोडियम क्या होता है बच्चा, Na। ठीक है, साधारण ताप पर पानी से क्रिया करता है, जबकि गर्म Mg पानी से अभिक्रिया नहीं करता है। तो आप समझ जाएं, जरा क्या समझ जाएं। देखो विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो Na है और जो Mg, स्थिति क्या है दोनों की, जरा जल्दी से देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जरा गौर करेंगे, Na जो है वो ऊपर स्थित है, Mg जो है वो नीचे स्थित है, यानी कि सीधी बात समझ गए आप लोग, Na बड़ा है और Mg कैसा आपका छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, तो वही वो कह रहा है कि Na की स्थिति जो है वो Mg से कैसी है, ऊपर है, अतः Na ज़्यादा क्रियाशील धातु है ना, इसीलिए यह Na जो है वो साधारण ताप पर क्या कर देती है, पानी से क्रिया करती है, लेकिन Mg नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि Na ज़्यादा पावरफुल है और Mg ज़्यादा पावरफुल नहीं है। क्यों है, क्योंकि Na ऊपर स्थित है विद्युत रासायनिक श्रेणी में और Mg बच्चा कहाँ है, नीचे स्थित है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चा, आगे बस शायद यही हमारा जो था वो लास्ट क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं बच्चा, तो आपको याद रखने हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है ना, कंप्लीट हो गया हमारा, है ना। तो यहाँ पर लेक्चर जो है वो समाप्ति की ओर है। हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई है बच्चा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ये सारे क्वेश्चन आपको लिख लेने हैं, अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा मोस्ट है। ठीक है, धन्यवाद बच्चा।